गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे सब्जेक्ट एसएस में पॉलिटिकल साइंस की बुक और उसमें पढ़ रहे थे लेसन नंबर 2 संविधान निर्माण। इसका पार्ट 1 पढ़ेंगे आज हम लोग। पार्ट 1 में देखिए सबसे पहली चीज़ ये है कि हम पहले परिचय जान लेते हैं कि संविधान का निर्माण क्यों आवश्यक है। जैसा कि हमने पिछले अध्याय में देखा कि लोकतांत्रिक देश में जब भी कोई सरकार कार्य करती है तो वो सरकार जो है लोकतांत्रिक देश की एक पहचान है, या किसी भी देश की कोई भी शासन व्यवस्था हो वहाँ पर कुछ नियम कानून बने होते हैं और प्रत्येक सरकार जो होती है वो उन्हीं नियम कायदे कानून के अंतर्गत ही शासन करती है। और एक आदर्श लोकतंत्र की ये पहचान है कि उस आदर्श लोकतंत्र में संविधान के अनुरूप जो कानून है उन कानूनों के दायरे में रहकर ही सरकार शासन करती है। सरकार अपनी मनमर्जी से कुछ नहीं कर सकती, जैसा तानाशाही शासन में होता है या फिर जैसा सैनिक शासन में होता है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की ये पहचान है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के अंतर्गत संविधान के में लिखे हुए जो जितने भी नियम और कायदे कानून होते हैं उन नियम कायदे कानून के अनुरूप ही शासन संभव है। यहाँ पर देखिए पहला जो पॉइंट है वो है यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि संविधान का निर्माण क्यों आवश्यक है। यदि संविधान का निर्माण नहीं हो उस देश की लोकतांत्रिक स्थिति या उस देश की शासन व्यवस्था किस प्रकार की होती है, तो हम इसको समझने के लिए संविधान निर्माण की आवश्यकता को महसूस करते हुए हम एक देश की शासन व्यवस्था की ओर चलते हैं। उस देश का नाम है दक्षिण अफ्रीका। और हमारा इस पाठ का जो पहला बिंदु है वो भी यही है, दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान। देखिए जिस प्रकार से यूरोपीय देशों ने कई देशों को अपना उपनिवेश बनाया, और उपनिवेश बनाने का मतलब है कि उन्होंने व्यापार करना प्रारंभ किया और व्यापार करने के साथ साथ में उन्होंने सैनिक शक्ति के बल पर अपना शासन स्थापित कर लिया। और यही शासित जो देश हैं उनको कहलाए उपनिवेश। भारत भी यूरोपियन देश ब्रिटेन का उपनिवेश था। इसी प्रकार से ब्रिटेन ने कई देशों को अपना उपनिवेश बनाया। उन्हीं देशों में से एक देश था दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के जो मूल निवासी थे वो थे अश्वेत। अश्वेत का मतलब होता है काले, श्वेत का मतलब होता है गोरे। जो यूरोपियन नागरिक थे, यूरोपियन, और यूरोपियन का मतलब है ब्रिटेन के जो नागरिक थे वो थे गोरे लोग। और दक्षिण अफ्रीका के जो मूल निवासी थे वो थे अश्वेत यानी कि काले। दक्षिण अफ्रीका में ब्रिटेन का कब्जा हो गया। ब्रिटेन ने दक्षिण अफ्रीका को अपना उपनिवेश बना लिया। उपनिवेश बनाने के पश्चात वहां पर उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। साम्राज्य स्थापित करने के पश्चात जब सरकार बनी तो सरकार गोरे लोगों ने स्थापित की, क्योंकि कई सारे जो लोग थे, कई गोरे लोग ब्रिटेन के जो लोग थे, यूरोपियन लोग थे, सब अधिकांश थे वहां पर बस गए। और बसने के बाद में जब उनकी संख्या ज्यादा हो गई तो उन्होंने वहां पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। वहां पर केवल वोट देने का जो अधिकार था वो केवल श्वेत लोगों को था। और जब श्वेत लोगों ने जिन लोगों को चुना वो भी श्वेत ही थे। इसका मतलब जो सरकार बनी वो श्वेत लोगों की ही सरकार बनी। श्वेत लोगों की सरकार बनने के पश्चात क्या हुआ कि अब इन श्वेत लोगों ने दक्षिण अफ्रीका के जो मूल निवासी थे, जो अश्वेत थे यानी कि काले थे, उनके ऊपर उन्होंने उनका शोषण करना स्टार्ट कर दिया। शोषण कैसे स्टार्ट किया? जैसे विद्यालय कॉलेज विद्यालय वगैरह होते थे, कॉलेज वगैरह होते थे, वो अश्वेतों के लिए अलग थे, श्वेतों के लिए अलग थे। इसी प्रकार से जो सरकारी दफ्तर कार्यालय होते थे उन सरकारी दफ्तर कार्यालयों में
काम करने के लिए जो बड़ी पोस्ट हुआ करती थी, बड़ी जो नौकरियां हुआ करती थी, उनमें केवल गोरे लोगों को ही रखा जाता था। काले लोगों को साफ सफाई हेतु या फिर बहुत छोटे छोटे कामों के लिए उनको रखा जाता था। बस और ट्रेन की बात करें तो बस और ट्रेन में भी काले लोगों के लिए अलग से स्थान होता था, वो गोरे लोगों के साथ में नहीं बैठ सकते थे। इस प्रकार जो है यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका में जो गोरे लोगों की सरकार बनी, उन गोरे लोगों ने नस्लीय आधार पर उन्होंने भेदभाव किया, और वो भेदभाव किया उन्होंने श्वेत लोगों ने किया अश्वेत लोगों के साथ, यानी कि गोरे लोगों ने किया काले लोगों के साथ में भेदभाव किया। और इसी भेदभाव का विरोध एक व्यक्ति थे जिनका नाम था नेल्सन मंडेला। व्यक्ति का नाम है नेल्सन मंडेला। ये जो व्यक्ति थे, इन्होंने गोरे लोगों की सरकार का विरोध किया। अफ्रीका में 3 प्रकार की नस्ल के लोग रहते थे। नस्ल नंबर 1 अश्वेत, जो काले थे और जो अफ्रीका के निवासी थे। नस्ल नंबर 2 श्वेत, जो गोरे थे, जो ब्रिटेन के नागरिक थे या फिर यूरोपीय देशों के नागरिक थे। नस्ल नंबर 3 रंगीन चमड़ी वाले। रंगीन चमड़ी वाले वो लोग थे, जैसे देखिए अफ्रीका में जो श्वेत लोग आकर रहने लगे अश्वेत लोगों के साथ में, तो कई श्वेत लोगों ने क्या किया, अश्वेत लोगों से विवाह कर लिया। इनसे जो उत्पन्न संतान हुई, ये जो संतान है ये बिल्कुल गोरे और बिल्कुल काले के बीच वाली जो नस्ल है वो हुई। वो कहलाए रंगीन चमड़ी वाले लोग, जो न तो बिल्कुल बहुत अधिक गोरे थे और न बहुत अधिक काले थे। इस नस्ल को कहा गया रंगीन चमड़ी वाले। यहाँ जो सरकार बनी, सरकार थी श्वेत लोगों की। इन्होंने जो भेदभाव किए वो अश्वेत लोगों के साथ में, रंगीन चमड़ी वाले लोगों के साथ में किया। तो इस प्रकार से इस रंग भेद की जो नीति थी सरकार की, इस रंग भेद की नीति का विरोध किया एक व्यक्ति ने, जिसका नाम था नेल्सन मंडेला। उन्होंने नेल्सन मंडेला जो थे वो एक पार्टी हुआ करती थी, और पार्टी का मतलब नाम था अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस। अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस ये पार्टी हुआ करती थी। इस पार्टी का जो लीडर था वो था नेल्सन मंडेला। ये जो पार्टी थी ये मजदूर पार्टी के साथ में तथा मजदूर पार्टी के साथ में और कम्युनिस्ट पार्टी के साथ में मिलकर इन लोगों ने क्या किया, सरकार के कार्यों का, ये जो भेदभाव की नीति थी उसका उन्होंने विरोध किया। और इस विरोध में हजारों लोग, जो अश्वेत थे वो और जो रंगीन चमड़ी वाले थे वो, ये क्योंकि जब इन्होंने विरोध किया, आंदोलन किया, रैलियां निकाली, जनसभाएं की, तो उन रैलियों को, उनके जो विरोध है उनको दूर करने के लिए, उनको शांत करने के लिए सरकार ने भी कदम उठाए। और सरकार ने जब कदम उठाए, उनका दमन करने की कोशिश की, तो ऐसी स्थिति में हजारों लोग मारे गए। अब मारे जाने वाले जो लोग थे वो या तो काले थे, काली चमड़ी वाले थे, या फिर रंगीन चमड़ी वाले थे। और इसके बाद में क्या हुआ कि ऐसी स्थिति में सरकार ने क्या किया, जो पूरी सरकार थी उन्होंने क्या किया, अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस का जो लीडर था नेल्सन मंडेला, उस नेल्सन मंडेला को गिरफ्तार कर लिया गया। और गिरफ्तार करने के बाद में उनको क्या किया कि सबसे भयानक जेल थी, जो अफ्रीका की सबसे भयानक जेल थी, जिस द्वीप पर थी वो द्वीप था रॉबेन द्वीप।
अफ्रीका में सबसे खतरनाक एक जेल हुआ करती थी, जिस जेल का नाम था रॉबेन द्वीप की जेल। ये एक द्वीप पर बनी हुई जेल थी, जिसमें जो खतरनाक अपराधी होते थे, उन खतरनाक जो सरकार उनको समझती थी कि ये सबसे ज्यादा खतरनाक अपराधी हैं, उन अपराधियों को हेलीकॉप्टर के माध्यम से उस द्वीप पर छोड़ाया करती थी, और छोड़ने के बाद में वो हेलीकॉप्टर अपने यथास्थान पर पहुंच जाता था। तो अफ्रीका में एक द्वीप था, जिस द्वीप का नाम है रॉबेन द्वीप। वहां पर एक जेल बनी हुई थी, सबसे भयानक जेल। उस जेल में इनको बंद कर दिया गया, इनके ऊपर मुकदमा चला, और मुकदमा चलने के बाद में कोर्ट ने सजा सुनाई, क्योंकि कोर्ट में भी सारे जो लोग थे वो सारे गोरे लोग थे। तो कोर्ट ने इनको सजा दी आजीवन कारावास की, और आजीवन कारावास की जो सजा थी इसके अंतर्गत इनको गिरफ्तार कर लिया गया, जेल में डाल दिया गया। लेकिन दक्षिण अफ्रीका में आंदोलन का जो रुख तैयार करके गए थे नेल्सन मंडेला, वो जो आंदोलन है वो और भी अधिक तीव्र होता चला गया, और तीव्र होने की स्थिति में देखिए क्या हुआ कि 28 वर्ष बाद 28 साल तक ये जेल में रहे नेल्सन मंडेला, और नेल्सन मंडेला 28 साल बाद में जाकर और फिर आज़ाद हुए। और आज़ाद होने के पश्चात जब इनको आज़ाद कर दिया गया तो 26 अप्रैल 1994 को अफ्रीका जो है वो एक गणतंत्र बन गया, इसका एक अलग झंडा हो गया। क्योंकि ये जो यूरोपीय लोग हैं, यूरोपीय लोगों ने कहा कि भाई जनता का इतना बड़ा विरोध हम स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि चारों तरफ से अफ्रीका की शासन व्यवस्था पर जो देश थे, बड़े बड़े देश, वो उंगली उठाने लगे कि भाई इतना सारा सब कुछ चल रहा है तुम्हारे देश में, ये सारी अस्थिरता की स्थिति चल रही है, तो ऐसी अस्थिरता की स्थिति में तुम इनके दंगे को शांत क्यों नहीं करते। फिर उन्होंने 28 साल बाद में आज़ाद कर दिया नेल्सन मंडेला को, और आज़ाद करने के बाद में 26 अप्रैल 1994 को ये जो देश है दक्षिण अफ्रीका, वो एक गणतांत्रिक देश बन गया। गणतांत्रिक देश का मतलब है कि अब यहाँ पर सरकार चुनने की जो आज़ादी है वो पूरे दक्षिण अफ्रीका के लोगों को प्राप्त होगी। इससे पहले तक सरकार तो चुनी जाती थी, लेकिन वहाँ पर मत देने का अधिकार केवल और केवल यूरोपीय लोगों को था, अर्थात गोरे लोगों को था। काले लोगों को वोट देने ही नहीं दिया जाता था, और न ही काले लोग या अश्वेत लोग उम्मीदवार के रूप में खड़े होते थे। तो उम्मीदवार भी गोरे थे, वोट देने वाले भी गोरे थे, तो सरकार भी गोरे लोगों की चुनी गई। यहाँ जब 26 अप्रैल 1994 को इनको स्वतंत्र कर दिया गया, और जो आंदोलनकारी थे उन आंदोलनकारियों की शर्तों को स्वीकार कर लिया गया, तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो हमारे नेता को छोड़ो, इनको छोड़ दिया गया। और 26 अप्रैल 1994 को इस देश का एक अलग से झंडा बनवा दिया गया। इससे पहले जो इनका झंडा था वो ब्रिटेन का झंडे में इनका झंडा शुमार था, क्योंकि ये ब्रिटेन का उपनिवेश था, इसलिए इसको गणतांत्रिक देश घोषित कर दिया गया। अब यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका के जितने भी लोग हैं वो सब मिलकर अपने मत का प्रयोग करेंगे, और जो भी सरकार, जो भी व्यक्ति चुने जाएंगे उनकी सरकार बनेगी। तो यहाँ पर देखिए 28 साल बाद में मंडेला आज़ाद हुए। 26 अप्रैल 1994 को दक्षिण अफ्रीका एक गणतंत्र देश बन गया, और फिर काले और गोरे लोगों ने मिलकर ये तय किया कि ये दोनों जो लोग हैं, दोनों नस्लों के लोग, ये मिलकर ही इस देश का संविधान बनाएंगे, जिससे दोनों जो नस्ल है उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए संविधान तैयार किया जा सकता है। इनकी जो आवश्यकता है उससे संबंधित कानून तैयार किए जा सकते हैं, जिससे दूसरे नस्ल के लोगों की अनदेखी ना हो। और इस तरह से यहाँ पर संविधान बना। लगभग 2 वर्ष में इस देश का संविधान तैयार हुआ, और इस तरह से ये जो देश है वो एक गणतांत्रिक देश बनने के साथ में इसका एक अलग से झंडा बना। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है। देखो, संविधान की आवश्यकता इसलिए है कि अगर संविधान नहीं हो तो जो भी शासित सरकार है वो अपने अनुरूप आचरण करेगी जनता के साथ। अगर संविधान किसी भी देश में मौजूद है तो सरकार का सबसे पहला दायित्व यह है कि वो संविधान के अनुरूप ही शासन करे।
संविधान के दायरे से बाहर निकलकर वो शासन नहीं कर सकती। यदि करती है तो जनता, जाहिर सी बात है, जनता हो या न्यायपालिका हो, उसका विरोध करेगी सरकार का कि ऐसे कैसे कैसे कर रहे हो तुम। फिर दूसरी चीज ये है कि इन्होंने ये तय किया, दक्षिण अफ्रीका में ये तय किया गया कि भाई जब भी हमें आवश्यकता महसूस होगी, हमारे संविधान में कानून जो है उनको बदलने की जब भी हमें आवश्यकता होगी, तो हम लोग मिलजुल कर इस कानून को चेंज करेंगे, मिलजुल कर ही सरकार चलाएंगे। अब जो दो पक्ष जो कभी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हुआ करते थे, वो अब साथ साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ये संविधान की आवश्यकता है। यहाँ एक टॉपिक आया कि हमें संविधान की जरूरत क्यों है। इसलिए है क्योंकि किसी भी देश में एक धर्म, एक समुदाय, एक वर्ग नहीं होता है। विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं, विभिन्न समुदाय के लोग रहते हैं, विभिन्न नस्लों के लोग रहते हैं। तो जब इतने विविधता किसी देश में होती है, तो यदि किसी देश में संविधान है तो वो संविधान को मिलकर सभी समुदायों में से एक एक प्रतिनिधि उसमें अगर संविधान सभा में शामिल होगा, तो वो अपने वर्ग के अनुरूप ही कुछ सुझाव ऐसे देगा जो संविधान में कानून का रूप तैयार होगा। और जब जब भी आवश्यकता होगी, संविधान संशोधन के जरिए ही हम लोग संविधान में संशोधन कर सकते हैं। संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो संविधान, ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान में ही है। हमने भारत के संविधान में जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया को लागू किया, वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया हमने। अब सवाल ये आता है कि संविधान है क्या। तो संविधान लिखित नियमों की एक ऐसी पुस्तक है जिसे किसी देश के नागरिक सामूहिक रूप से मानते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी समुदाय का हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी नस्ल का हो। प्रत्येक देश के सभी नागरिकों को अपने देश की जो लिखित नियमावली है, लिखित नियमों का जो संग्रह है, उसको मानना आवश्यक होता है। और यही लिखित कानूनों का और नियमों का संग्रह ही कहलाता है संविधान। आज के लिए इतना ही, बाकी हम